वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हमने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया है, ठीक है। आपका पहला चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो गया है। आज हम नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे साथ में जुड़ सकें। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मानव तंत्र का निर्माण कैसे होता है, यानी कि जो मानव शरीर है वो किस प्रकार से बना है। सबसे पहले हमारी प्रकृति में परमाणु का निर्माण हुआ था। तो परमाणु है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा यानी कि सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ है। तो परमाणु से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है और अणुओं से यौगिकों का निर्माण होता है। इसी तरह जो मानव शरीर है वो कोशिका से बनता है। सबसे पहले क्या कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों के बाद अंग बनते हैं और अंग से तंत्र बनते हैं। तंत्र यानी कि मानव तंत्र बनते हैं, ठीक है। और मानव तंत्र से मानव शरीर का निर्माण होता है। मानव शरीर के बाद क्या होता है, कम्युनिटी यानी कि समुदाय यानी कि पॉपुलेशन बनती है। उसके बाद समुदाय बनते हैं, समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं और उसके बाद बायोम यानी कि जैव मंडल का निर्माण होता है। तो इस तरह से पूरी संरचना होती है, ठीक है। तो एक बार इनको इंग्लिश में बता देता हूँ कि इनकी टर्म क्या है। कोशिका को सेल बोलते हैं। सेल से क्या ऊतक बनते हैं यानी कि टिश्यू बने। ऊतकों से अंग बने यानी कि ऑर्गन्स बनते हैं। अंगों से बनता है तंत्र यानी कि सिस्टम और तंत्र से बनता है मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आ गया समझ। अब इनका सबका एक एक करके हमको अध्ययन करना है कि कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, अंग क्या है और तंत्र क्या है। तो मैं शुरुआत करवाता हूँ आपके विज्ञान के दूसरे चैप्टर मानव तंत्र की यानी कि ह्यूमन सिस्टम की, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं मानव तंत्र। आपके चैप्टर का नाम है मानव तंत्र। मानव तंत्र ये कौन सा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है। मानव तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मानव शरीर है, ये मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले क्या बनती है कोशिका। कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल। कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक को बोलते हैं टिश्यू। ऊतकों से बनते हैं अंग यानी कि ऑर्गन्स। अंग से बनते हैं तंत्र यानी कि सिस्टम और इन तंत्र से बनती है मानव बॉडी यानी कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। तो अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे कि ये कोशिका क्या है। तो कोशिका है वो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक कार्यात्मक आधारभूत क्या है, इकाई है। तो कोशिका क्या है, मानव शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक कार्यात्मक आधारभूत इकाई होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशिका है वो बॉडी की सूक्ष्मतम यानी कि स्मॉलेस्ट, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, आधारभूत यानी कि फंडामेंटल। तो कोशिका मानव शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, ओके। अब क्या होता है, जो कोशिका होती हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो एक जैसी कोशिकाओं के द्वारा यानी कि समान कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं, ऊतकों का निर्माण होता है। तो ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, समान प्रकार की कोशिका यानी कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है यानी कि टिश्यू, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल जिनके जो फंक्शन होते हैं वो एक जैसे होते हैं और उनका ग्रुप यानी कि समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ये हो गया ऊतक। अब देखते हैं कि अंग क्या है।
ऊतकों का समूह, यानी कि किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतक जब एक साथ मिलकर उस कार्य को संपन्न करते हैं तो वो ऊतकों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। तो ये हो गया ऊतक। अब देखते हैं अंग। ये होता है ऊतकों का समूह। ऊतकों का समूह जो क्या करता है? विशेष कार्य करता है, विशेष कार्य करता है। ऊतक, जैसे ऊतकों के उदाहरण में क्या आते हैं? जैसे पेशीय ऊतक है जो हमारी मांसपेशियां हैं, और हड्डियां हैं, जैसे हड्डियों क्या बोलते हैं? अस्थि है, तो अस्थि है। तो ये क्या करते हैं? ऊतक हैं जो क्या होते हैं? कोशिकाओं के ग्रुपिंग होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के समूह होते हैं। उसी प्रकार अंग है वो क्या होता है? वो ऊतकों का समूह होता है। तो हमारे शरीर के अंग जैसे हृदय है, ठीक है, तो ये हृदय में बहुत सारे ऊतक होते हैं, उन ऊतकों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसके द्वारा हृदय का निर्माण होता है। यकृत है, अग्नाशय है, ठीक है। तो ये हो गए अंग हो गए। अब अंग मिलकर क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यदि किसी कार्य को करने के लिए, हमारे शरीर में किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस विशेष कार्य को करने के लिए जो अंगों का समूह होता है, ठीक है, वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं? तंत्र कहलाते हैं। तो अभी आप ये उतार लीजिए, मैं मिटा के आपको समझाता हूं कि तंत्र क्या है और तंत्र से मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिका बता दिया, ऊतक बता दिया, ऊतकों से क्या बनी? अंग बता दिया, ठीक है। अब अंग के बाद हम पढ़ते हैं तंत्र क्या है। तो तंत्र क्या होते हैं? अंगों का समूह होता है, अंगों का समूह। तो अंगों का समूह मिलकर क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। तो ये क्या करते हैं? विशेष काम करते हैं, विशेष कार्य संपादित करते हैं। यदि, यानी कि ये विशेष कार्य करते हैं। इस विशेष कार्य को करने के लिए जितने अंग इस समूह में शामिल होते हैं वो सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? तंत्र कहलाते हैं। और इन तंत्रों से ही मिलकर क्या होता है? मानव शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे कौन कौन से तंत्र हैं? जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में जितने भी अंग होंगे जो पाचन से संबंधित कार्य को करते हैं वो क्या होते हैं? पाचन तंत्र के अंग कहलाते हैं। और अंगों का समूह क्या बनता है? पाचन तंत्र, ठीक है। ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र, ऐसे ही श्वसन तंत्र, ठीक है। आगे भी और भी हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मैं आपको एक एक करके जब तंत्र पढ़ाऊंगा तब आराम से अच्छे से समझा दूंगा। तो मैंने आपको कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं तंत्र, और तंत्र से बनता है मानव शरीर का निर्माण। तो मैंने आपको बता दिया है कि मानव शरीर का निर्माण यानी कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है। अब हम एक एक करके सभी तंत्रों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं पाचन तंत्र, ठीक है। क्या करते हैं? पाचन तंत्र स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला तंत्र है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन तंत्र भी अंगों से मिलकर ही बना होगा। तो कौन कौन से अंग हैं? तो उसका काम क्या है? तो ग्रहण किए गए भोजन, ग्रहण किए गए भोजन को सरल अणुओं में तोड़कर, सरल अणुओं में तोड़कर आवश्यक तत्वों को अवशोषित करके, आवश्यक तत्वों को अवशोषित करके उसके बाद क्या होता है कि बचे हुए अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालने
का कार्य करने वाले तंत्रों नहीं है, अंगों हैं का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अभी समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आया तो क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ग्रहण किए गए भोजन को सरल अणुओं में तोड़कर और उसके बाद उस भोजन से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण पढ़ाए थे ना। तो उन तत्वों का अवशोषण करने के बाद जो बचा हुआ रहता है, जो क्या बचेगा फिर लास्ट में अवशिष्ट बचेगा, तो उस अवशिष्ट को बाहर यानी कि शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है वो किन अंगों के द्वारा किया जाता है, और उन अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो उसमें हुआ क्या है? इसमें मुख से भोजन ग्रहण किया, मुख से भोजन, ठीक है, मुख से भोजन ग्रहण किया, उसके बाद भोजन का क्या हो गया? अवशोषण हो गया, भोजन का अवशोषण। इसके बाद में बचा क्या? अपशिष्ट बचा। तो अपशिष्ट को मल द्वार से बाहर निकाल दिया गया, मल द्वार से बाहर निकाल दिया गया। तो मुख से भोजन करने और इस मल द्वार तक अपशिष्ट के बाहर निकलने तक जो अंग काम करते हैं, उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें खाए गए भोजन का पाचन हो गया और लास्ट में वो मल द्वार से बाहर निकल गया। तो मल द्वार से क्या बाहर निकलता है? अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, मल बाहर निकलता है ना। तो ये हो गया आपका पाचन तंत्र। अब ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं? ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूं पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुंह से खाएंगे ना भोजन, मुख, तो क्या हो गया? मुख, ठीक है। उसके बाद आगे क्या खुलती है? मुख गुहा, मुख गुहा। उसके बाद आगे आती है ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे रहती है ग्रास नलिका यानी कि ग्रास नली। उसके नीचे आता है आमाशय। उसके बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आता है मल द्वार। तो पाचन तंत्र के ये अंग हैं मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनालिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मुख क्या है, मुख गुहा क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रसनालिका क्या है, आमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है और बड़ी आंत क्या है और मल द्वार। तो ये तो हो गए पाचन के अंग। तो इस पाचन तंत्र में जो भोजन का पाचन होता है वो पाचन तंत्र के अंगों और उसकी जो पाचन ग्रंथियां होती हैं दोनों के मिलने या दोनों के कारण होता है। मैंने आपको ये तो बता दिए हैं कि पाचन अंग कौन कौन से हैं और पाचन ग्रंथियां बताना बाकी है। तो पाचन ग्रंथियां मैं आपको यहां लिख देता हूं, बाद में हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियां, कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पाचन ग्रंथियों में आता है यकृत, यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। अग्नाशय, सबसे पहले आती है इसमें लार ग्रंथि, क्योंकि भोजन ग्रहण कहां से करते हैं? मुख से करते हैं। तो सबसे शुरुआत होती है पाचन की, वो कहां से होती है? मुख से होती है कि मुंह से होती है? तो वहां पर क्या होती है? लार ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा भोजन को आसानी से चबाया जा सकता है, उसको छोटे अणुओं में तोड़ा जा सकता है। तो भोजन का पाचन कैसे होता है? इन पाचन अंगों के द्वारा और इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित किए गए, जो उत्पन्न किए गए जो पाचक रस होते हैं, उन दोनों के मिलने से, उन दोनों के कार्य करने से भोजन का पाचन होता है और भोजन मुख से सीधे मल द्वार तक पहुंच जाता है। उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, सभी अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि पाचन तंत्र क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं और पाचन ग्रंथियां
क्या हैं। अब हम इन अंगों को एक एक करके पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र के अंग कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं मुख से। आपका जो पाचन तंत्र का पहला अंग है मुख, क्योंकि पाचन करने के लिए सबसे पहले भोजन खाना पड़ेगा, और भोजन खाने की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, मुख से होती है, यानी कि माउथ से होती है। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। तो आपको मुख पढ़ाने से पहले मैं आपको आहार नाल पढ़ा देता हूं कि आहार नाल क्या है, क्योंकि पूरे पाचन तंत्र में एक आहार नाल ही होती है जिसमें पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं सारे मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो मैं आहार नाल के बारे में आपको बता देता हूं। आहार नाल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल क्या है, तो देखते हैं कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल है पाचन तंत्र के सभी अंग मिलकर, कौन से अंग मिलकर, पाचन तंत्र के सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। आहार नाल की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आपने देखा होगा जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तब कुत्तों की मौत होती है, यानी कि कुत्ते के पेट के ऊपर जब टायर चढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके पेट से बहुत सारी नलियां बाहर निकल जाती है। देखा होगा, शायद आपको याद भी होगा ये सीन, है ना। तो वो आहार नाली होती है, ये हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है 8 से 10 मीटर। अब आप सोच सकते हो कि 8 से 10 मीटर की लंबाई कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना। ठीक है, लेकिन इतने छोटे शरीर में कैसे आ जाती है, तो ये गुच्छों के रूप में होती है, ऐसे घूम के। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वह छोटा सा चित्र बना के यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये आपका मुख हो गया, यहाँ से ये आहार नाल आती है ऐसे। तो ये हो गया आमाशय, यहाँ पे हो गया ये लीवर हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके ये हो गई बड़ी आंत, और इसमें ये ऐसे हो जाती है छोटी आंत। तो यहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है पित्ताशय, और यहाँ पे होता है अग्नाशय। ठीक है, तो ये छोटा सा चित्र है किसका, पाचन तंत्र का। तो जो आहार नाल होती है ये मुख से शुरू होती है और लास्ट में कहाँ पे होती है, ये मल द्वार होता है। तो मल द्वार और मुख के बीच में जो नली पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, वो आहार नाल होती है। तो आहार नाल में ही सारे जो अंग होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे मुख है, ठीक है, ये हो गई ग्रास नलिका हो गई, ये हो गई ग्रसनी हो गई, यहाँ पे मुख गुहा पाई जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, आमाशय हो गया, आमाशय से नीचे आए तो क्या हो गया, ये हो गई छोटी आंत, ये हो गई बड़ी आंत, और ये क्या हो गया, मलद्वार हो गया। और ग्रंथियां देखें तो लार ग्रंथि मुंह में पाई जाएगी, ये हुई यकृत ग्रंथि हो गई यानी कि लीवर हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रियाज होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, पाचन तंत्र हो गया। मैं आपको और अलग से फोटो दिखा देता हूं कि पाचन तंत्र का जो आपको फोटो दिख रहा है ये पाचन तंत्र है, पूरे मानव का पाचन तंत्र है। इसमें मुख से और मलद्वार के बीच में जो आपको दिखाई दे रही है पूरी नलिका है, जो क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसको क्या है, पोषण नलिका भी बोलते हैं, क्या, पोषण नाल भी कहा जाता है। अब पोषण नाल कहा जाता है तो पोषण नाल को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है, अब देखते हैं कि आहार नाल के कार्य कौन कौन से हैं, आहार नाल हमारे शरीर में क्या काम करती है। बता देता हूं फिर बताता हूं कि आहार नाल के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आहार नाल के कार्य क्या हैं। आहार नाल के कार्य, तो आपको पता है कि आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है। तो ये भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देती है ताकि भोजन का अच्छे से पाचन हो सके, और भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण, यानी कि भोजन के अवशोषण में सहायक है, अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, और क्या है, ये मुख से
भोजन को मल द्वार तक पहुंचाती है। मल द्वार, मैंने आपको चित्र बना के बताया था ना, क्योंकि जो आहार नाल है वो मुख से मल द्वार तक होती है, मैंने आपको बताया था। तो आहार नाल क्या काम करती है? भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देती है जिससे उसका आसानी से पाचन हो सके। भोजन के अवशोषण का कार्य करती है। उसके साथ ही ये मुख से भोजन को मल द्वार तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो आहार नाल में जो भोजन का पाचन कैसे होता है? जो भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है? भोजन का पाचन ये होता है, जो अंग होते हैं, कौन से अंग? पाचक अंग प्लस जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां, ये दोनों मिलके पाचन करते हैं। पाचक ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? पाचक रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पाचक रस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये आहार नाल के जो अंग होते हैं और जो पाचक ग्रंथियों के पाचक रस होते हैं, ये सभी मिलकर भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। उसके बाद भोजन से भोजन का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद भोजन को मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। जो मल द्वार से जो भोजन बाहर निकलता है वो क्या कहलाता है? बेस्ट, यानी कि अपशिष्ट कहलाता है। वो हमारे शरीर का बेस्ट मटेरियल रहता है, वो कोई भी काम का नहीं होता है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें शरीर के जो हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया आहार नाल का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूं। तो हम पढ़ रहे मुख पढ़ रहे, दिख रहा है आपको यहां से? मुख को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। तो ये मुख या माउथ क्या होता है? जो आहार नाल है, आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? मुख से होती है। और फिर आहार नाल है मुख में आगे जाकर किस में खुलती है? मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा, मुख को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। और मुख्य गुहा को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, ठीक है। और जो मुख की शेप होती है वो होती है कटोरेनुमा। कैसी? कटोरेनुमा। आपको सबको पता होगा, सबका मुंह है ना, तो आपकी मुंह की शेप कैसी है? कटोरेनुमा। तो कटोरेनुमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउल शेप। तो ये कटोरेनुमा होता है। इसके साथ ही मुख में क्या होते हैं? दो होठ होते हैं। दो होठ होते हैं। किसके बने होते हैं? मांस के बने होते हैं, यानी मांसल होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका जो कार्य है वो होता है भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना, है ना। इनके द्वारा जो पकड़ते हैं भोजन को पकड़ना, और मुख को खोलने एवं बंद करने का काम भी यही करते हैं। खोलने एवं बंद करने का काम, एक काम। आपको पता है, होठ बंद कर लेते हैं मुख बंद हो जाता है, होठ खोल लेते हैं तो मुंह आपका खुल जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, मुख में दो तालू पाए जाते हैं। दो तालू, तालू को क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। पैलेट, ठीक है। एक होता है ऊपर का, जो होता है कठोर तालू। कठोर तालू, कठोर तालू क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट, ठीक है। एक होता है नीचे का, वो कैसा होता है? कोमल, यानी कि नरम, ठीक है। कोमल तालू, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो दो तालू पाए जाते हैं। आपको पता है कि आपके मुख के ऊपर का वाला तालू होता है वो हार्ड होता है, यानी कठोर होता है, और नीचे वाला जो तालू होता है वो कैसा रहता है? वो नरम होता है, ठीक है। नीचे वाले तालू के ऊपर क्या रहती है? जीभ रहती है। जब जीभ का नाम आ गया यानी कि जिह्वा, तो हमारे मुंह में एक गति करने वाली यानी कि जो मुख में घूम सकने वाली ये क्या होती है? पेशी से निर्मित एक जिह्वा होती है। तो इस जीवा को क्या बोलते हैं? हम जीभ बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टंग। ओके। तो हमारे मुंह में एक जीभ होती है जो पेशी से बनी हुई होती है। तो वो कहाँ से शुरू होती है? तो जो जीवा की जो शुरुआत है वो मुख के पीछे के भाग यानी कि जो मुख गुहा होती है
उसके पीछे के भाग के आधार से एक पेशी होती है जिसका नाम है फेनुलम लिंगुअल एक पेशी से जुड़ी होती है। फेनुलम लिंगुअल का दूसरा नाम भी है जिह्वा फेनुलम। ठीक है, इस फेनुलम को इंग्लिश में लिखते हैं हम फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, इसमें यहाँ पे आर है वो साइलेंट होता है। तो ये मुख के पीछे के भाग में आधार से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? जो जिह्वा होती है वो फेनुलम लिंगुअल नामक एक पेशी से जुड़ी होती है। हमारी जिह्वा होती है वो लास्ट में एक जॉइंट होती है, वहाँ से फिक्स होती है और उसके सहारे वो पूरे मुंह में घूम सकती है। समझ में आ गया ना? और मुख में क्या होते हैं? और मुख में जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं। एक होता है ऊपर का और एक होता है नीचे का। इन जबड़ों में मसूड़े होते हैं। क्या होते हैं? मसूड़े किसको बोलते हैं? गम को। तो जबड़ों में मसूड़े होते हैं। इन मसूड़ों में दांत फिक्स रहते हैं, यानी कि मसूड़ों में खांचे होते हैं, उन खांचों में दांत लगे रहते हैं, दांत फिक्स रहते हैं। तो जबड़ों में उपस्थित मसूड़ों में लगे हुए दांतों की जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है गर्तदंती। क्या कहा जाता है? गर्तदंती। दिख रहा है क्या यहाँ पे? गर्तदंती। और गर्तदंती को इंग्लिश में बोलते हैं दाकोडेंट। ठीक है, हमारे मुख में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है और दोनों जबड़ों में मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में दांत होते हैं। दांत और मसूड़ों की जो स्थिति होती है उसको गर्तदंती कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दाकोडेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जबड़े होते हैं उनमें दांत लगे रहते हैं। तो दांत कितने होते हैं? तो एक जबड़े में 16 दांत, दूसरे जबड़े में 16 दांत, यानी कि जबड़ों में ऊपर नीचे 16 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अस्थाई। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? तो अस्थाई कितने दांत होते हैं? अस्थाई दांत यानी कि दूध के दांत। बच्चों के शुरुआत में दूध के दांत आए, सबके आते हैं ना? दूध के दांत आते हैं तो वो दांत उखड़ जाते हैं। उसके बाद कैसे दांत आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। वो दांत उखड़ जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और जो स्थायी दांत आते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 यानी कि 16 ऊपर वाले जबड़े में, जैसे ये आपका हो गया जबड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लग रहे दांत। ऐसे ही ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये ऊपर, ये हो गया नीचे वाला जबड़ा। इसमें ये दांत लगे हैं, बिल्कुल बराबर से दांत लगे होते हैं, ऐसे और ऐसे करके। तो ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत और नीचे वाले जबड़े में 16 दांत। तो टोटल एक भैंस के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। आ गया समझ? और अस्थायी दांत यानी कि ऐसे दांत जो एक बार निकल जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो जो अस्थायी दांत होते हैं पहले वाले, वो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, जो बच्चों में आते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दांतों के प्रकार कितने हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि दांतों की स्थिति के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि मुख में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं ये मिटा देता हूं। तो हम पढ़ रहे थे मुख के बारे में। ठीक है, मुख यानी कि माउथ। तो हमने अब तक मुख के बारे में क्या पढ़ लिया कि आरनाल है वो मुख से शुरू होती है। मुख है जो हमारा कटोरे नुमा होता है, यानी कि बाउल शेप में होता है। 2 होंठ होते हैं, ठीक है, मांस के बने हुए होते हैं, जिनका काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना और इसके साथ ही वो मुंह को खोलने एवं बंद करने का काम करते हैं। एक जीभ होती है जो क्या करती है? हमारे पूरे मुंह में घूम सकती है, यानी कि गति कर सकती है। तो वो किससे जुड़ी होती है? वो फेनुलम लिंगुअल नाम की पेशी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जीभ भी एक पेशी की बनी हुई होती है। और मुंह में 2 तालू पाए जाते हैं, यानी कि पैलेट होते हैं। एक ऊपर वाला तालू होता है वो कठोर होता है, नीचे वाला होता है वो कोमल होता है। यानी ऊपर वाला हार्ड पैलेट, नीचे वाला सॉफ्ट पैलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था दांतों के बारे में, यानी कि मुंह में जबड़े होते हैं। तो मुंह में कितने जबड़े हुए? 2 जबड़े हुए, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। दोनों जबड़ों में दांत लगे रहते हैं। दांत लगे रहते हैं मसूड़ों में, और मसूड़ों और दांतों की स्थिति कहलाती है गर्तदंती, जिसे बोलते हैं दाकोडेंट।
ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये बता दिया था, उसके बाद में आपको बताया था कि दांत कैसे होते हैं। तो हम दांतों के बारे में पढ़ रहे थे, मुख में जो दांत होते हैं हम दांतों के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोनों जबड़ों में दांत होते हैं 16 यानी कि टोटल दांत हो गए 32। दांत हुए दो प्रकार के। बच्चों में तो होते हैं अस्थायी दांत और बड़ों में होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत या बड़ों में होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो दूध वाले दांत होते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, यानी कि दूध के दांत, जो किन में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। एक बार जाने के बाद फिर स्थायी दांत आते हैं। दूध के दांत उखड़ जाते हैं ना, सबके उखड़ते हैं, आप लोगों के उखड़े होंगे, सबके उखड़ते हैं, ठीक है। तो अस्थायी दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, और स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं 32। दूध वाले दांतों की संख्या होती है 20। अब ये दांत किस प्रकार से लगे रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा को बोलते हैं जौ। ये हो गया नीचे वाला, तो इनमें दांत लगे रहते हैं, ऐसे पूरे करके दांत लगे रहते हैं। तो जितने ऊपर उतने नीचे। किसी के ज्यादा दांत आ जाते हैं, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक वयस्क के शरीर में कितने दांत होते हैं 32 होते हैं, और बच्चों में होते हैं 20 दांत होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो एक बार उखड़ जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। आप देखते हैं कि दांतों के प्रकार, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कौन से होते हैं? एक का नाम होता है कृंतक, एक होता है रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक को इंग्लिश बोलते हैं इंसीजर। रत्नक होते हैं कैनाइन, और चवर्णक होते हैं मोलर टीथ, और अग्रचवर्णक होते हैं प्रीमोलर टीथ। 4 प्रकार के दांत हो गए, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर टीथ और प्रीमोलर टीथ। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहले लेता हूं मैं कृंतक दांत, यानी कि इंसीजर टीथ। तो कृंतक दांत कौन से होते हैं? ये मुख में सबसे आगे वाले दांत होते हैं, आगे वाले दांत। इनका काम होता है कुतरने का, खाने को कुतरने का और काटने का। बच्चों में सबसे पहले यही दांत विकसित होते हैं। बच्चों में सबसे पहले कृंतक ही आते हैं, सबसे पहले यही दांत विकसित होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आगे वाली टीथ हैं। ये मिटा देता हूं एक बार में। तो जो कृंतक दांत होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं, वो आगे पाए जाते हैं, और ये 4 होते हैं। एक जबड़े में 4 और ये दूसरे वाले जबड़े में ये 4। तो सबसे पहले जो बच्चों के दांत आते हैं, कौन से आते हैं? आगे वाले दांत आते हैं। सबसे पहले 2 दांत आते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद एक और उगता है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ये 4 दांत एक जबड़े में होते हैं, 4 दांत एक जबड़े में हो गए, ठीक है। कितने दांत होते हैं? ये 4 होते हैं दोनों जबड़ों में। ये बच्चों में सबसे पहले यही दांत विकसित होते हैं। कौन से दांत? कृंतक दांत, यानी कि इंसीजर टीथ। और मुंह में ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं। इनका काम क्या होता है? कुतरने का और काटने का काम होता है। अब हम देखते हैं रत्नक के बारे में। दूसरे कौन से हैं? रत्नक को क्या बोलते हैं? कैनाइन। जो ये रत्नक दांत होते हैं, इनका काम होता है, ये चीरने एवं फाड़ने का काम करते हैं। चीरने एवं फाड़ने का। जो मांसाहारी होते हैं
मांसाहारियों में ये सबसे ज़्यादा विकसित रहते हैं, मांसाहारी में सबसे ज़्यादा विकसित। आपने देखे होंगे मांसाहारियों में जो साइड में जो पहले पहले लंबे लंबे दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, ये रत्नक दांत ही होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। मांसाहारियों में सबसे ज़्यादा विकसित विकसित और ये 16 से 20 माह में 16 से 20 माह में बच्चों में विकसित होते हैं, बच्चों में विकसित होते हैं। इनका काम क्या है, चीरने एवं फाड़ने का। तो ये कितने होते हैं, ये दोनों जबड़ों में कितने होते हैं, दो दो करके होते हैं। नीचे वाले जबड़े में एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले जबड़े में एक ये, तो एक जबड़े में कितने हो गए, दो। सेम इधर यहाँ तो होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसमें कितने हो गए, दो। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो ये रत्नक होते हैं वो 4 होते हैं। इसके बाद देखते हैं अग्र चबर्णक यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर इसको क्या बोलते हैं, अग्र चबर्णक। अग्र चबर्णक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दांत हैं, ये बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में इनका क्या रहता है, अभाव रहता है, यानी कि ये अनुपस्थित रहते हैं। ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और ये विकसित कब होते हैं, ये विकसित होते हैं 10 से 12 वर्ष की उम्र में, वर्ष में ये विकसित होते हैं। कितने होते हैं ये होते हैं 4 यानी कि दोनों जबड़ों में 8। तो ये कितने होते हैं, दोनों जबड़ों में 4 होते हैं यानी कि 8 होते हैं। तो 4 कैसे होंगे, 1 और 2 और 1 और 2 हो गए ना 4, एक जबड़े में 4 और ऐसे ही 2 और 1 और 2। तो ऐसे ही दोनों जबड़ों में कितने हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 पाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं, अग्र चबर्णक होते हैं। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में इनका अभाव पाया जाता है और ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन चबाने का, भोजन चबाने का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं चबर्णक यानी कि मोलर टीथ। कौन से, ये वाले चबर्णक यानी कि मोलर टीथ। तो मैं इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं, फिर इसको यहां पे करा देता हूं मोलर टीथ को। तो लास्ट कौन सा रह गया, मोलर टीथ यानी कि चबर्णक, चबर्णक यानी कि मोलर। आपको जैसे चबर्णक से याद आ रहा होता है कि चबाने वाला है, तो इनका काम भी क्या होता है, अग्र चबर्णक के समान ही चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, कार्य। तो ये चबाने का काम करते हैं और ये 12 से 15 माह के बाद बच्चों में उगते हैं, के बाद बच्चों में उगाई देते हैं, बच्चों में उगते हैं यानी कि निकलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये दोनों जबड़ों में, दोनों जबड़ों में, जबड़ों किसके बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं जौ को। तो ये दोनों जबड़ों में कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, 6, ठीक है। अब 6 कैसे हो गई, 3 इधर, 1 2 3, 1 2 और 3 हो गए ना 6। ऊपर वाले जबड़े में 1 2 और 3 और 1 2 और 3 कितने हो गए, 6। तो 6 हो गए, तो कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, ये 12। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक वयस्क व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने, 32। तो हम इन 4 प्रकार के दांतों को टोटल करके देखते हैं कि 32 बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, मैंने कृंतक के बारे में बताया था। कृंतक कितने होते हैं, ये होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। एक जबड़े में 4, एक जबड़े में 4, तो टोटल कितना हो गया, 8। उसके बाद में आया था रत्नक। रत्नक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2 होते हैं, एक जबड़े में 2 और दूसरे जबड़े में भी 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। उसके बाद क्या बताया था मैंने, अग्र चबर्णक के बारे में बताया था। अग्र चबर्णक, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 4 होते हैं, एक जबड़े में 4 और दूसरे जबड़े में 4, तो टोटल कितने हो गए, 8। लास्ट में मैंने बताया था चबर्णक के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, मोलर टीथ कहा जाता है।
तो इनके बारे में बताया था कि ये होते हैं 6 यानी कि एक जबड़े में 6 और दूसरे जबड़े में 6, तो टोटल कितने हो गए 12। अब आप ये प्लस करके देख लीजिए, 8 + 4 कितने हो गए 12, 12 + 8 कितने हो गए 20, और 20 + 12 कितने हो गए 32, हो गए ना टोटल 32। तो इस प्रकार एक वयस्क शरीर में कितने दांत पाए जाते हैं 32। ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक और चवर्णक। अच्छा, आपने अक्कल दाढ़ के बारे में सुना होगा ना, तो अक्कल दाढ़ होती है वो ये चवर्णक दाढ़ में आती है। चवर्णक यानी कि मोलर टीथ, जो लास्ट मोलर टीथ होते हैं, लास्ट मोलर टीथ, तो लास्ट वाले जो चवर्णक दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़। ठीक है, समझ में आ गया। ये लेट आती है ना, बाद में आती हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, और वो कैसे कैसे पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक और चवर्णक। अच्छा, आपने हाथी के दांत देखे होंगे, हाथी के 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, तो वे कौन से दांत होते हैं, वो होते हैं कृंतक। कौन से, कृंतक प्रकार के दांत होते हैं, जबकि वे उसके किसी भी काम में नहीं आते हैं, ना तो वो खाने के काम में आते हैं, ना तो उनसे मतलब कुछ कुतरा जा सकता है, ना ही कुछ काटा जा सकता है, लेकिन वो दिखावटी होते हैं, लेकिन उनका प्रकार होता है कृंतक प्रकार का होता है, यानी कि वो इंसीजर प्रकार के होते हैं। मांसाहारियों में जो जैसे बिल्ली है, शेर है, इनके दांत आपने देखेंगे, कुत्ते के दांत देखेंगे, जो साइड में 2 बड़े बड़े लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं, वे कौन से होते हैं, वो होते हैं रत्नक। ठीक है, और ऐसे ही अग्रचर्मणक और चवर्णक। अग्रचर्मणक दांत होते हैं, ये बच्चों में नहीं उगते हैं, ये 10 से 12 साल की उम्र में आते हैं। उसके बाद चवर्णक दांत हैं। ठीक है, और चवर्णक दांत में जो लास्ट वाले चवर्णक दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्कल दाढ़ होती है। आ गया ना समझ। एक बार मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं कि इसमें दे रखा है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टीथ कौन कौन से हैं। जो आपको ये फोटो दिख रही है, आपको जो इमेज दिख रही है, इसमें आपको दिखा रखा है कि आपके जो 4 दांत है वो कौन से हैं, ये कृंतक है, ऊपर के 4 दांत ये भी कृंतक हैं। ठीक है, ये 2 दांत हो गए, ये रत्नक हो गए, और आपके 4 दांत हैं वो कौन से, अग्रचर्मणक है। और चवर्णक दांत कितने दे रखे हैं, इसमें 6 दांत दे रखे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना क्लियर, ओके, समझ में आ गया ना आपके। आज पाचन तंत्र का एक अंग यानी कि मुख है वो समाप्त हो गया है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ग्रसनी पढ़ने वाले हैं, यानी कि मुख से आगे आहार नाल में मुख से आगे क्या आती है, ग्रसनी आती है। तो कल हम ग्रसनी पढ़ेंगे। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, और आपको कहीं जाना नहीं है। थोड़ी देर बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, दीपक सर आपकी थोड़ी देर बाद मैथ की क्लास लेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए आए हैं, तो उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे जब नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी तो आपको क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 9 बजे। ओके।